अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं आखिर कब तक। वीवर्स, आज के जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद उसके ऊपर हम बात करेंगे। पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वह आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि 53 के 13 सीटें जीतने वाली पीपीपी को इक़्तिदार कैसे मिल रहा है और क्या कश्मीरी अवाम जो है धौंस और सियासी जोड़ तोड़ वाली हुकूमत कबूल कर लेंगे। वैसे तो हमेशा कश्मीर में इस किस्म की ही हुकूमतें बनती नहीं हैं। इसके अलावा केपीके और मरकज के दरमियान जो महाजराई है वो खतरनाक हद तक दाखिल हो गई है, क्योंकि वजीर आला केपीके सुहेल अफरीदी ने पिछले एक हफ्ते में कबायली इलाकों में 4 बड़े जलसे कर डाले हैं। और सुहेल अफरीदी को ये भी हम डिस्कस करेंगे कि मरकजी हुकूमत जो है सुहेल अफरीदी को क्यों कबूल नहीं कर रही है और क्या हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। इसके अलावा आज डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अवाम हुकूमती पॉलिसियों से मुतमईन है। हुकूमती पॉलिसियों से मेरी मुराद चारों सूबाई हुकूमतें और मरकज की हुकूमत है। इसके अलावा पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही है। हमें दिलकश जो है सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी तो क्या आनी। हमारे पास जो बैरूनी सरमायाकार बैठे थे वो भी माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनियां वाइंड अप करके चली गई, बल्कि हमारे अपना इन्वेस्टर भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने को तरजीह दे रहा है। इसके अलावा एंड पे हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब होने की असल वजह क्या है। मेरे साथ आज आखिर कब तक में इलियास मोहम्मद जरार यूसुफ साहब होंगे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जरार साहब, वेलकम टू द शो। इसके अलावा इलियास मजीद शेख साहब होंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं। गुलाम अब्बास हरल साहब हैं, यूरिस्ट भी हैं और एनालिस्ट हैं। गुलाम अब्बास हरल साहब, वेलकम टू द शो। और सफदर यूसुफ जई साहब मेरे साथ होंगे, केपीके से वाइस प्रेसिडेंट हैं, केपीके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट जो बात है वो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 27 अक्टूबर हो गए, आज 27 अक्टूबर है। 78 साल हो गए हैं कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर इंडिया के गासबाना जो कब्जा है उसको 78 साल 78 ईयर्स हो गए हैं। इसमें जो है हजारों लाखों शहादतें हुई हैं और जुल्म जबर का जो बाजार है वो इंडिया ने आज तक गर्म किया हुआ है। शेख साहब, आपका कंसर्न जो है, क्योंकि आज 27 अक्टूबर है और 78 साल हो गए हैं गासबाना जो कब्जा है कश्मीर के ऊपर इंडिया का, उसके ऊपर अपना स्टांस दे दीजिएगा जी। मैं इनसे पहले ले लूं फिर आपकी तरफ। मैं देखें जी, इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है उसकी हम मजम्मत करते हैं और ये एक जाबराना जालिमाना तरीकेकार इख्तियार किया गया है जिसपे कश्मीर पे उन्होंने कब्जा किया है। और ना सिर्फ वहां पे ये वो जिस तरीके से जुल्म और जबर का सिलसिला चल रहा है, लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, मावराए अदालत लोगों को कत्ल किया जा रहा है और 9 लाख से जायद लोग जो उनकी इंडियन आर्मी है वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में काबिज है और वहां के अवाम को सही आजाद फजा में सांस लेने की जरूरत नहीं की इजाजत नहीं दी जा रही। राइट, ठीक है शेख साहब। एक तो ये जो कश्मीर में हम देखते हैं कि हमेशा ही जो है कश्मीरियों का मैंडेट बुलडोज किया जाता है, कतई नजर इसके कि वहां पे पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, पीटीआई है या फिर नून लीग है। हमने जो 12 सीटें इंडक्ट की उससे वो कहते हैं कि जी हमारे इंटरफेरेंस हुई। आपको याद होगा कि कश्मीर में भी हमारे कुछ बिजनेस जोन थे जहाँ पे टैक्स फ्री छूटें दी गई थी। लेकिन आज जो है ये आप इसको कैसे लिंक करते हैं, इस जो पॉलिटिकल केओस है इसको अपने बिजनेस के साथ साथ अपना टेक दे दीजिएगा। 78 साल हो गए गासबाना हमले, गासबाना कब्जा जो इंडिया का जम्मू कश्मीर पे है उसको आज 27 अक्टूबर है। पहले मैं कश्मीर के ऊपर बात कर लूं। जी प्लीज। पहले दिन से मैं समझता हूं कि इंडिया ने अपनी बॉडी के ऊपर या पांव के ऊपर खुद ही कलवारा मारा है, क्योंकि ना वो कब्जा करती, दोनों मुल्क एक इकट्ठे चल रहे थे, बिजनेस कर रहे होते, सुकून होता, जो इतना खर्चा कर रहे हैं दफा के ऊपर वो ना होता। बिल्कुल, और ये उसकी जहलियत की इंतहा है, उसकी लीडरशिप की उस वक्त की। उन्होंने खुद ही अपने मुल्क को बर्बाद करने की पहली बुनियाद रख दी। अगर वो खुशी खुशी सारे काम हो रहे थे, खुशी खुशी वो काम चल रहा था, तो मैं समझता हूं कि इंडिया को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और अब भी
वो इस तरीके का सोल्यूशन निकाल ले ताकि मुल्क के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं गुर्बत गरीब आम के ऊपर लगाएं, जो रात को जिसको सोने के लिए बाहर सोना पड़ता है, गुर्बत के लिक्की से ऊपर निकाले, चंद दिन की जिंदगी है, अपने आप को बाहर निकाले। दूसरा आ गया बात की आपने जो हुकूमतों की तरजीह स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की अवाम की फलाह नहीं है। नहीं है, मैं कसूरवार इंडिया को गिनता हूं, पाकिस्तान को नहीं। उन्होंने कब्जा किया, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। अगर तरजीह होती तो उसको मसला हल कर लेते। ऐसे जाहिलियत की इंतहा है, ये मैं समझता हूँ। सेकंड बात आपने की कश्मीर की गवर्नमेंट की, देखिए वो उसका वोटों के जरिए अगर आता ना, देखिए उसमें अगर नून लीग की भी तो 9 सीटें हैं, 13 सीटें पीपल पार्टी की हैं, 1 सीट और बाकी आई हैं, तो उसमें आना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। देखिए सॉरी जी, बात में काशिफ साहब, हमारा दावा क्या है, मुल्क बेहतर चले। हमने जब से देखिए ये पीटीआई कैसे आई थी 18 में, आप सबको पता है। अब एक मुल्क के साथ सबसे ज्यादा बर्बादी की वजह हमारी पार्टियां हैं जो मुल्क में सुकून होने नहीं देती। यार आपने केपी, आपको गवर्नमेंट मिली है तो आप उसको सुकून के साथ उसकी वेलफेयर के काम करें। जब से गवर्नमेंट आई है, जब से ये पीटीआई है, मुल्क में सुकून नहीं है। अच्छा, कभी अंदर हो रहे हैं, कभी बाहर हो रहे हैं। हम डिस्कस मैं चाहता हूं मुल्क के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने जो बात की है उसमें ये है कि यहाँ पे 9 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून के पास, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने डिसाइड कर दिया है, पॉलिसी उनका बयान आ गया है कि हम ना हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे इस गवर्नमेंट का, और हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो उस तनाज़ुर में अगर आप देखें तो 13 सीटें जो हैं पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो फिर तो ये तो वाज़ेह हो गया कि ज्वाइनिंग की जा रही है। प्रोग्राम से पहले अभी बात हुई है एक जिम्मेदार फर्द से, अभी आपसे 2 मिनट पहले प्रोग्राम से उन्होंने कहा जी हमें ऐसा कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, जिम्मेदारी पे बात उन्होंने की जी, हम उनको जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके साथ चल रहा है कंबाइन, कश्मीर में भी कंबाइन होना ही होना है। ये अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो ये आप खबर दे रहे हैं कि ये भी वही उसी तरह इलेक्शन में जिस किस्म के दावे किए जाते थे, ये भी वैसे ही है। पहले बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी करती थी, अब नून लीग ने किया, लेकिन हुकूमत में शामिल होंगे। हरल साहब, हाउ डू यू सी इट? ये कश्मीर के साथ कैसा होगा? हम इंडिया को हर फोरम पे कंडेम करते हैं, हम उनसे जंगें भी कर चुके हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर पे, लेकिन जो कुछ हम वहां पे करते हैं वो भी कोई मेरे ख्याल में काबिल तारीफ अमल तो नहीं है। और साथ जरा अपना टेक दे दीजिएगा, 78 साल इंडिया का गासबाना कब्जा जम्मू कश्मीर के ऊपर, जुल्म तशद्दुद, शहादतें। देखिए हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी दुनिया में जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से मुकदमा है, वो मुकदमा सिंपल सा है कि वहां की जो अवाम है उनके मुंतखब नुमाइंदों को इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही। वहां जो है अवाम की राय का एहतराम किया जाए, रेफरेंडम का, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वहां जो है फैसला किया जाए। लेकिन उसके साथ ही उसके बरअक्स ही आजाद जम्मू कश्मीर में हम जब अगर हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार नहीं देंगे, अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, वहां के मैंडेट का अवाम का एहतराम नहीं करेंगे, तो फिर जो है हम अपने ही बयानिए की नफी करेंगे। और दूसरी बात, काशिफ साहब, हमारे जो सियासतदान है और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, बदकिस्मती है कि इन्होंने बहुत ज्यादा सियासत को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने सिविल सुपरमेसी को जितना डैमेज किया है, अब इनके पास और कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ ये कहते हैं जी 2000, अगर इनसे कहा जाए कि आपने दूसरी जमात का मैंडेट चुराया है, तो ये कहते हैं कि 2018 में उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया था। देखिए, 2 wrongs does not makes 1 right। आप जो है अगर किसी ने कोई गलत काम किया था या गलती की थी, तो आप उसको दोहरा के उसका जवाब पेश करते हैं। ये कोई जवाब नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वोट को इज्जत दी जाए, सिविल सुपरमेसी कायम की जाए, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, तो फिर जो है अवाम की ख्वाहिशात और उनकी राय के मुताबिक और उनके वोट के मुताबिक जो है इक़्तिदार की मुंतकिली होनी चाहिए, और फिर उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के जरिए हमने गुज़श्ता एक साल में रेजिलियंस देखी कश्मीरियों में, आजाद कश्मीर में, और उन्होंने अपने राइट्स के लिए फाइट की, जो कि हर कौम का, हर रियासत के बशिंदे का हक है।
और उन्होंने बज़ाहिर अपनी शराइत मनवा भी ली। आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म की गवर्नमेंट अभी ख़त्म हो रही है और जो आ रही है, इसको वो एक्शन कमेटी या कश्मीरी एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, जो कश्मीरियों की महरूमियत थी उनका हमने इजाला नहीं कर सके, जिस वजह से आपने देखा कि एक एहतजाज जो है वो एक लावा बन गया और कैसे फट पड़ा, और फिर हमें मजबूरन जो है सरेंडर करना पड़ा और उनकी शर्तें माननी पड़ी। अगर आप उसमें देखिए, वो तो वसाइल पार्टी नहीं थी, वो देखिए सरदार अतीक भी साइड पे था, बाकी लोग भी साइड पे थे। जी जी, देखिए वो तो वसाइल का मामला था, ये लोगों की राय का मामला है। वसाइल और राय जो है उसका एहतराम बहुत जरूरी है। नहीं, अवाम की जो आपको मैंडेट जिसे राय कहते हैं, आप चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर वही अगर एक्चुअल होगा, अवाम का हकीकी मैंडेट होगा, तो उनकी राय सुनी जाएगी ना जी। बिल्कुल, देखिए ना, अगर वहां पे जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको इख्तियार दिया जाएगा और सही असली सूरत हाल में दिया जाए, ये नहीं कि सिर्फ किताबों में और बातों में इख्तियार जो है वो मुंतकिल किया जाए, उनको वहां पे मुदाखलत ना हो, फिर उस इख्तियार में वो दिया जाए ताकि वहां के जो अवामी मसाइल हैं, अभी हमारे साथ बड़े जमीनी हक़ हैं, उसके मुताबिक बैठे हैं। वो कह रहे हैं ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का हिस्सा है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। वन लाइन आंसर दे दीजिए, मेरे पास दूसरे गेस्ट हैं, उनका भी टेक ले लूं। हाउ डू यू सी इट कि ये डेमोक्रेटिक है कि 53 में से 13 जो हैं इनके जो है MLAs हैं वहां पर, एंड दे आर गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट? देखिए, मुझे अफसोस होता है कि जुल्फकार अली भुट्टो की जमात जो है, इसने बरीफ केस सियासत का आगाज कर दिया और इसने जो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट और लेफ्ट की जमात समझी जाती थी, अब वो राइट और प्रो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जमात हो गई है। और इसीलिए आपने देखा कि जो उनका एक मकबूलियत थी वो ना होने के बराबर है। राइट। सफदर भाई, मुझे जरा बताइएगा कि ये जो चेंज आ रही है, क्योंकि ये आपसे शुरू हुई, आपकी गवर्नमेंट थी, 2021 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपकी जमात को 14 सीटें मिली थी PTI को। उसके बाद आपके जो लोग हैं आप उनको कंटेन नहीं कर सके, वो कंप्रोमाइज हो गए और ये दूसरी गवर्नमेंट बनी, और आप फिर जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है आजाद कश्मीर में। तो इसको सेंसिटिविटी जो है आजाद कश्मीर की, उसको मद्देनजर रखकर जो है वो उसका जवाब दे दीजिए, और 78 साल जो गासबाना कब्जा है उस पर भी बात कर दीजिए। ये इसका जो मेरा क्रक्स है वो इसका ये है कि 13 सीटें जीतने वाली 53 सीटों वाले जो वहां पे उनका हाउस है, उसमें इक्तदार कैसे मिल रहा है? क्या ये वाकई लोग जो हैं इनके पास जा रहे हैं, कि या फिर ये धौंस और सियासी तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ करके शामिल किया जा रहा है? से जो कश्मीर पे जुल्म और जबर और बर्बरियत इंडिया की तरफ से हो रही है, उसकी हमेशा से हम सब ने मजम्मत की है और पूरी दुनिया इसकी मजम्मत करती है। तो अल्लाह करे कि हमें उससे भी छुटकारा मिल जाए और कश्मीरियों को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के अंदर जिंदगी गुजारने का मौका मिल जाए। सेकेंडली, ये जो दो पार्टियां हैं ना, ये नेपो बेबीज पार्टियां हैं, इनका इक्तिदार में आना, पहले तो इस पे बात कर लेना, ये तो अजूबा है, क्योंकि एक ने 17 सीटें ली है और वो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, 180 सीटों वाला जेल में है। तो अगर कश्मीर में 53 सीटें हैं और उसमें 13 सीटों वाला हुकूमत कर रहा है या करने जा रहा है, तो इसमें कोई भी इस तरह की नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम राइज किया गया है उसमें बुनियादी चीजें यह है कि जमहूरियत ना हो, लोगों के मैंडेट का कोई कदर ना हो, इसमें आईन और कानून की बालादस्ती ना हो, इसमें अदालतें आज़ादी से इंसाफ ना दे। तो अगर पीपल्स पार्टी करती है तो पीपल्स पार्टी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सिंध में दफा हुकूमत बनाई, जिस तरह MPN को हुकूमत में ले आए हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम अब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जमहूरियत होगी, लोगों की राय का एहतराम होगा और कानून और आइन की बालादस्ती होगी, तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही हम अपने आप को खुश रखने के लिए करेंगे। इस तरह हकीकत नहीं है। और आपके जो 14 MLAs हैं वहां पर,
मुझे सफदर भाई ये बताइएगा कि 14 MLA जो आपके कश्मीर में है इस वक्त उनका स्टेटस क्या है? क्या वो ऑपोजिशन का रोल जो जिसे ट्रू डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में ऑपोजिशन होती है वो प्ले करेंगे या वो भी कंप्रोमाइज हो गए उनमें से मोस्टली? मेरे ख्याल में जो हमारे चंद एक पार्लियामेंटेरियन उधर रह गए हैं वो अपोजिशन करेंगे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक में ज्यादातर लोग जो थे ना वो चांगा मांगा की सियासत के नजर हो गए हैं। अच्छा, तो हाँ अपोजिशन करेंगे, अगर कम नंबर भी होंगे लेकिन अपोजिशन करेंगे इंशाल्लाह कश्मीर में। तो हाउ डू यू सी कि अपने एक साल में बड़े ग्रैंड किस्म के प्रोटेस्ट देखे और अपने उन्होंने जायज मुतालबात मनवाए भी मरकजी हुकूमत से। वैसे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मरकजी हुकूमत का बड़ा उसके ऊपर इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि एक जो है DC जो है वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर को सदर को जो है वो वेट करवा देता है इस्लामाबाद में। आई हैव सीन दैट। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो वहाँ के अवाम है ये जो इम्पोज्ड जो गवर्नमेंट होगी जिसे कहते हैं हम कि मुसल्लत की गई, इसको आसानी से कबूल कर लेंगे जी? देखिए ये तो पूरे पाकिस्तान को और जो इक़्तिदार जिनके पास है हम जिसे नहीं देख सकते उनको भी समझना चाहिए कि ये जो जनरेशन Z है ना इसने मुख्तलिफ ममालिक में, इसने बांग्लादेश में, इसने मुख्तलिफ ममालिक में नेपाल की बात इनकलाब के जरिया ये जनरेशन Z बन गई है। पाकिस्तान की जनरेशन Z है वो किसी भी तरीके से नंबर 1 ये जो नेपो बेबीज पार्टियां हैं इनको नहीं मानती। ये करप्शन, ये अकरबा परवरी और ये लाकानूनियत और जो दौलत का अंबार एक तरफ सियासतदानों में इकट्ठा हो रहा है ये इसको नहीं मानती। आप ठीक कहते हैं, मानती नहीं है लेकिन सोई भी हुई है। ये जो जनरेशन Z की बात कर रहे हैं ये सोई भी हुई है, इनकी प्रायोरिटीज और हैं। नहीं इंशाल्लाह जनरेशन Z जो है ना ये हर मुल्क में इनकलाब लेके आएगी, जहां जहां पर महरूमिया होगी, जहां जहां पर Right. और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द जो मुझे नजर आ रहा है। ये आपकी ख्वाहिश है ना जी, अल्लाह करे ऐसा हो। हमारे पार्टी के अंदर में भी लोगों के खिलाफ आ जाए, ये नहीं कि ये इनके खिलाफ आएगा। नहीं, राइट्स के लिए लड़ना तो रियासत के हर बशिंदे का हक है, उसमें पुरतशद्दद जो है एलिमेंट या पुरतशद्दद कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। देखिए कश भाई अभी मेरे एक दोस्त ने भी बात की कि PTI वाले जब से आए हैं तो मुल्क में आराम नहीं है, तो इसके ख्याल में हम आराम करें और हम अदालतों को यरगमाल रहने दें जहां पर इंसाफ बिल्कुल नजर ही नहीं आता। हम इलेक्शन कमीशन जो इतने मुद्दत से हमारे केसेस नहीं खुलवा रहा। अच्छा, ये डिसाइड हो गया कि आप आजाद कश्मीर में PTI बाहर बैठ के तमाशा देखेगी, आपका रोल नहीं है? क्या हम तमाशा देखें? सिर्फ हम देखें, हम इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी और लोगों के हुकूक और स्पेशली पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे। मैं जरा आगे चलना चाह रहा हूँ, टॉपिक ज्यादा है, टाइम कम है। जरार साहब मुझे बताइएगा कि PK और मरकज के दरमियान में जो है महाज आराई बढ़ रही है। हमने माजी में 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आई थी तो ऐसी ही महाज आराई थी, बल्कि मरकज जो है उस वक्त का जो पंजाब था वो जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी उनसे ह्यूमिलेटिंग यह सलूक भी किया जाता था, उनके खिलाफ ऑब्सीन लैंग्वेज। और उसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर आती थी तो यहाँ पे उनको इवन के एक DIG लेवल का बंदा रिसीव किया करता था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, आई स्टिल रिमेंबर। तो ये 4 जलसे उन्होंने बहुत बड़े कर दिए हैं कबायली इलाकों में। आपको पता है कि 7 जो कबायली वहाँ पे एजेंसी हैं उनकी वैल्यू तो है, ऑल्दो दे आर पाकिस्तानीज। और सोहेल अफरीदी मरकजी हुकूमत को क्यों कबूल नहीं है? क्या हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है? आपका टेक प्लीज। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ भी गौर सबाई हुकूमत की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ भी की है। Right. हमारी सिंध में हुकूमत रही, हमने कभी भी महाजराई की सियासत नहीं की और हमने हर जगह पे वफाकी हुकूमत के साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और उनके साथ कहा, एक हद तक हमने अपने मुतालबात भी रखे और उनके साथ बातचीत भी की। और हम ये समझते हैं कि सुहेल अफरीदी को भी ये तरीक़ेकार अपनाना चाहिए और वो सूबाई हुकूमत में होते हुए वफाकी हुकूमत के साथ अपने बातचीत के जरिए से अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करे, ना कि महाजराई करे। बल्कि वो जहां तक के जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज हैं
जिसमें जो कि अफगान महाजरीन का मामला है, अफगानिस्तान का मामला है, उस मामले में उसको वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके साथ वहां पे दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी की ये महाजराई की सियासत और ये एक घटिया किस्म की सियासत करना, ये कोई साहिब ये तो आप अच्छी बात नहीं है। कि रियासत की जो हुकूमत होती है बड़े भाई की तरह होती है, उसको बैठ के इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन हम अगर देख रहे हैं मैं ये समझ अगर सुहेल अफरीदी बात कर रहे हैं, अगर उनके कायद से मिलवाने में कोई बुरी बात तो नहीं, मिलवा दें उन पे क्या है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपके लीडरान ये बात करते हैं। देखिए जी, पहले बात यह है कि ये बड़ी बात वाज़ेह है कि वो उनके साथ जो मिलना चाहते हैं वो उनके कवानीन है या क्या असूल हैं, उनके बारे में वो बात करें। अगर वो कोर्ट में जाए, कोर्ट के ऑर्डर को भी ओबे नहीं किया गया जी उसने। मुझे नहीं इल्म इस बारे में, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं इसलिए इस पर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन आपकी जो लीडर हैं जाहिर है वो भी जेलों में रही हैं और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल जी, हम जेलों में भी रहे हैं, हमने ये सब कुछ आपने भी फेस किया। बिल्कुल फेस किया है, हमने बहुत बुरा फेस किया है, और पीटीआई तो उसके पास को भी नहीं रही। ये आप कहते हैं, लेकिन इस वक्त भी रियासती जबर का सामना तो है। रियासती जबर ये खास कोई जबर नहीं है जहां पे जनाब लिए फांसियां कोड़े और जनाब, तो आप समझते हैं कि ये जो पोजीशन है ये अलार्मिंग नहीं है जी इस वक्त? नहीं, मेरी नजर में अलार्मिंग अगर आप उसकी इस वक्त जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन देखें कि पीके या बलूचिस्तान की, तो मेरे ख्याल में हमें पॉलिटिकल हार्मोनी चाहिए वहां पे। पॉलिटिकल हार्मोनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सुहेल आफरीदी को भी उठाना चाहिए, क्योंकि जबकि प्राइम मिनिस्टर ने सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी है पीपल्स पार्टी के, लेकिन मुबारकबाद दे के उन्होंने कहा जी मैंने मिलना, तो उन्होंने कहा जी पूछ के बताता हूँ। इसकी तो इमेज भी बन गई, और इस वक्त जो है ये डेमोक्रेसी के ऊपर भी एक सवालिया निशान उनके जवाब से आ गया। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। आपको मालूम होगा? नहीं इल्म मुझे। अच्छा। शेख साहब, आपका कंसर्न आम आदमी है, बीइंग अ बिजनेसमैन। जाहिर है कि हर बंदे की पॉलिटिकल एफिलिएशन तो किसी न किसी के साथ होती है। आप कानून की अमलदारी की भी कहते हैं जी, पाकिस्तान में कानून की अमलदारी होनी चाहिए, और ये रोना तो हम भी जाहिर है स्टूडेंट लाइफ से भी रोते आए हैं। आप क्या समझते हैं, हमारे पास बड़े इंडस्ट्रियल जोन हुआ करते थे, गदून, अमरजई और आज़ाद कश्मीर में, सवात में, वो सारे इंडस्ट्रियल जोन किधर गए? और मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो मुहावजा की कैफियत है, ये कितना सबुताज कर रहे हैं हमारी लोकल जो इन्वेस्टमेंट है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो हम अब ख्वाब ही देख सकते हैं। आपका टेक इसके ऊपर, क्योंकि ये मामला तो इकोनॉमी के मामला तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। राइट। जब हम ये कहते हैं कि हम सबका मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारे अंदर कुव्वते बर्दाश्त होनी चाहिए। महादराई जो की केपी वालों ने शुरू, तो जब कोई अपने बेहतरी के लिए काम करे, बेहतर करे, और ये महादराई को एक चैलेंज करना अपनी गवर्नमेंट को, जंग का समा पैदा करना, क्या हमारे लिए मुल्क के लिए बेहतर है? कोई एक पार्टी, मैं कहता हूं कि देखें, सबसे पहले पाकिस्तानी हम, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज इज्जत दी है, पाकिस्तान को मिली है, हर बंदा फख्र से चल रहा है। हम बाहर जाते हैं, वो वाली कंडीशन नहीं रही हमारी। हम इसको प्लस करें, इंतजार करें, लेकिन रोला यहाँ है प्रोटोकॉल का, रोला यहाँ है इब्तिदार का, रोला है कि मुल्क जाए जिथे मर्जी, सानू इब्तिदार मिलना चाहिए। भाई आपकी तो यही ख्वाहिश है ना, कोई भी जमात है तो मुल्क बेहतरी तरफ जाए, खामोश हो जाए 2 साल के लिए, लोग आपको फिर चुम के ले आएंगे, हो जाएगा। लेकिन आप जब से आए हो, एक खास जमात में बात करूं, आप भी समझ रहे हैं, वो इब्तिदार में है कि नहीं है, मैं ना मानू ये बात चल रही है, जिससे नुकसान किसको हो रहा है? मुल्क को। क्या किसी ऐसा भी हुआ कभी कि मुल्क का इमेज खराब क्यों हो रहा है? इस वजह से कभी रिजवान पार्क के बाहर रोडें ब्लॉक हैं, कभी इमेज खराब है, कभी वो बदमाशी हो रही है, कभी आप नफसा नफसी फैली हुई है। क्या किया आपने वो एक पंजाब का वो वजीरा ले आए जिसको कौंसल लेवल का बंदा भी हो, तो वो मुल्क के लिए 12 करोड़ की आबादी उसके पीछे लगा दी। कुछ शर्म करनी चाहिए, मुल्क के लिए कुछ ख्याल करना चाहिए। और मुल्क में देखिए, बात हो रही है इंडस्ट्री की, बात हो रही है। मुझे बताइए कि सरमायाकारी के बगैर क्या रियासत कोई आगे बढ़ सकती है? मैं कहता हूँ बेस हमारी सरमायाकारी की बर्बादी की वजह हमारी सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही है? क्यों आएगी? जब आप इमेज क्या दे रहे हो,
ये नफसा नफसी क्या दे रहे हो, जैसे जरूरत क्या दे रहे हो, मंफी चीजें क्यों बार बार रिपीट हो रही हैं, लोग पागल है आ जाएंगे आपके। जब मुल्क में सर इंतहा पसंदी होगी, दहशतगर्दी होगी, अमन और अमान नहीं अभी होगा, हम अब हम एक पटरी के ऊपर चल रहे हैं, तो पटरी को ही खेड़ा जा रहा है, क्यों? ओ भाई आप पटरी को चढ़ने दे, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं हूं कुछ नहीं है। तुमने जो भी मुल्क में हुआ, मैं एक बहुत बात हाल बताइए, हाल ये है इसका कि खामोशी से केपी में काम करें, सिंध वाले वो डिलीवर करें, पंजाब वाले अपनी जगह डिलीवर करें, बलूचिस्तान डिलीवर करें। अभी 3 साल बाद फिर इलेक्शन आ जाने हैं, और मैं बात देखे गुंडागर्दी के जरिए गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, बदमाशी के जरिए चैलेंज किया जा रहा है। वो जो कोई ज़हनी मरीज है या डिप्रेशन का मरीज है जो कहता है कि इस मुल्क में अमन ना आए, क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ किसी पार्टी ने पाकिस्तान जब किसी से लड़ाई हो इकट्ठे हो जाते हैं? यहां हम इंडिया से जीत रहे हैं, इनका प्रोपेगेंडा कुछ और आ रहा है, हम तालिबान से जीत रहे हैं, इनका प्रोपेगेंडा और आ रहा है, हम सरकारी लेके आ रहे हैं, इनका प्रोपेगेंडा और आ रहा है। ओ भाई मेरे, आप सुकून के साथ बैठो, मुल्क को चलने दो, आपका भी यही मौका बना, मुल्क तरक्की करे, आप इसी तालिबान चाहते हो, जो आए उनको चांस दे दो। लेकिन मैं हूं तो सब कुछ ये सारी लड़ाई बातें बड़ी खुशनुमा। आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं, लेकिन इसमें जाहिर है कि माजी की हुकूमतों को कसूरवार ठहराया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो सलामती के मामलात हैं उन पे लॉन्ग टर्म जो है, बल्कि लाइफ टाइम कानून साजी या पॉलिसीज नहीं बनी है। ये भी एक अलमी है शेख साहब। मैं वही बात करने लगा हूं कि मुल्क की स्टेबिलिटी देखे, छोटा सा दुबई है, शर्म आती है हमें, छोटा सा मुल्क लाहौर से छोटा दुबई है, पूरी दुनिया का सरमाया लेके बैठा, क्यों? अमन के लिए, खामोशी के लिए। शेख साहब आप तो जाहिर है हमने भी देखा है, यहाँ तो इस्तांबुल देख लीजिए, टर्की देख लीजिए, दुबई देख ले, वो बहुत सी चीजों से बेनियाज हो चुके हैं। हम तो अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट चलना चाहिए शुरू किया था। बात सुन लीजिए, ये देखें, हम जब एक प्रोफेसर का वोट एक लेबर का वोट बराबर करते हैं, एजुकेशन लेके 97%, फिर जमहूरियत चला ले, बर्बादी की वजह ये है। एक को गवर्नमेंट मिलती है, दूसरा वो डोर बजाना शुरू करता है। डंडा चलेगा तो मुल्क ठीक होगा। मैं आपको बताऊं, जो भी गवर्नमेंट आए, सख्ती की गवर्नमेंट होना चाहिए। हमने खुद पार्टियां पाली हैं, ये आपको धरने वाली पार्टी खुद पाली, क्यों पाली है? वो लोग ऐसे चलते हैं, वो आपको एटमी पावर हो, आपका पूरी दुनिया में नाम है, आपने खुद अपने को बर्बाद कर दिया। जो बात की जा रही है हार्ड स्टेट की, वो होनी चाहिए, वो दो होनी चाहिए। ऐसे मुल्क चलते हैं, मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पहले हम चलते थे, बिल्कुल नहीं चलते थे। जो भी हो, फिर वन पार्टी का निशान बनाए, जो भी हो। आप देखें कभी हुआ हमारी इटलिया कहां पहुंची, 174 और रशिया हमारी देखे ना, हमारी सिस्टम है ना जी, हमारी आर्मी ने 7वें नंबर से 5वें नंबर पे आ रही है। खुशी की बात है दुनिया में, कहा 7वां नंबर से 5वें नंबर पे आ रही है, ऊपर से एडी पावर। लेकिन आप जो इकानमी में, मैं कहता हूँ इकानमी ठीक हो जाए, मुल्क देखते के मामलात भी हैं जिनको आप देखिए। बिजनेस से आप सिर्फ ये गुंडागर्दी बंद करवा दें, सबसे बड़ा वो मार्च पद लेके सूबे का सरबराह सुकून के साथ मुल्क चलने दें, ताकि हम लोग देख रहे हैं, समझ आता हूँ देख रहा है क्या हो रहा है। आप समझते हैं कि जिस किस्म की इस वक्त रिफ्ट है, ये माजी में रिफ्ट रहती रही हैं, और लेकिन इस वक्त ज्यादा मामला खराब है, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन का भी मामला है, मादनियात का भी मामला है, और ड्रोन अटैक्स का भी मामला है। तो अगर 3 सूबों में जिस तरह ख्वाहिश साहब कहते हैं कि हाइब्रिड हुकूमत है, तो चौथी हुकूमत जो है जिसको 90 वोट मिले हैं, मेरे ख्याल मोर देन 95% वोट मिले हैं, तो उसको आप रहने दें, उसको क्यों आप मतलब तंग कर रहे हैं? हम रोज बात करते हैं सियासत की, जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की, कानून की, सियासी पार्टियों की और मुख्तसर दीजिए टाइम थोड़ा। देखिए काशिफ साहब, आप सारी सियासी जमातों को देख लें, किसी एक सियासी जमात का मुझे नाम बता दें जो जमहूरी जमात हो। यहाँ तो उनकी अपनी जमातों में जमहूरियत है जी, यहाँ तो फर्दे वैद जो है या एक लीडर जो है वो एक जमात को चलाता है। जब तक ये जितनी भी सियासी जमातें हैं वो फर्दे वैद से निकलकर एक निजाम के तहत नहीं होंगी, एक जो मंशूर जिसको आप कह सकते हैं, किसी भी पार्टी का जो मंशूर होगा उसके मुताबिक अपने आप बेसिकली जो पॉलिटिकल जमातें जो उनकी तारीफ है वो तो एक नर्सरी होती है, और पॉलिटिकल जमात की जो तारीफ है वो यही है कि एक बड़ा लीडर जो है वो पॉलिटिकल जमात बनाता है, और वो जमात जो है बाद में लीडर्स प्रोड्यूस करती है। ये दिस इज जो दानिश्वर कहते हैं, ये तारीफ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ उल्टा निजाम है। पूरी दुनिया में
जहां जमहूरियत है वहां पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक आम वर्कर को बहुत बड़ा बड़ा लीडर बनाती हैं। अच्छा, ये सियासी जमातें लीडर बनाती मुझे हैं। इसको जरा कंक्लूड कीजिएगा, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो रिफ्ट है हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है? मुझे तो कुछ थोड़ा सा स्मेल आ रहा है कि जिस किस्म की मैनिपुलेशन आजाद कश्मीर में भी है और जिस तरह अवाम बिखरे हुए हैं विदाउट लीडर, तो वो भी मामला आगे खराब होते नजर आ रहे हैं। और ये KPK और मरकज की जो रिफ्ट है ये बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में लस्ट ऑफ पार लग रही है मुझे। ये आप समझते हैं कि बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है? और वन लाइन आंसर दे दीजिए कि क्या सरमायाकारी के बगैर रियासत आगे बढ़ सकती है, और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही? देखिए, वफाक जो है वो तमाम सूबों का बाप की मानद होता है। और आपने देखा 26 नवंबर को, उस वक्त भी मैंने याद किया था कि अगर कोई बच्चा जो है एहतजाज के लिए आ रहा है, कोई अवाम एहतजाज के लिए आ रही है, उसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल ना करें। फिर आपने एक और काम किया कि जो बेचारे लोग उसमें मारे गए और बेगुनाह लोग थे, जो ऐसे जज्बाती थे और आ गए, और उनको आपने एड्रेस नहीं किया, उनके जख्मों पे मरहम नहीं रखा। आप देख लें कि फिर उसके बाद जो है वहां पे एक महरूमी पाई जाती है। आप ठीक कह रहे हैं। और हर दौर में हमने देखा है कि रियासती जबर का सामना हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में नहीं हुआ। दूसरी बात जो आपने की, आप पे तो हुआ, हम पे हुआ, लेकिन हमने नहीं किया। काशिफ साहब, दूसरी बात यह है कि 25 साल ब्लेम दिया जा रहा है क्योंकि आप लाए तो हैं। नहीं सर, नहीं, आप नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो हाँ नहीं, ये हमारा नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट जो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वो मीडिया के ऊपर भी इतने एम्बार्गोज नहीं थे। सबसे ज्यादा आजादी का मीडिया सारी हदें जो है वो अबूर कर रही है। बड़ी लगन की स्टोरी का एक देख लें, आप दूर न जाएं। पीका एक्ट कुछ दिन पहले जो है सदर साहब ने उसको साइन किया है, वो तो असेंबली में पास किया है। वो बात जो है उसमें क्या करते हैं, वो सहाफत की आजादी की बात नहीं करती। अल साहब, आप क्या चाहते हैं कि जो उनको जाहिर है कि माइनॉरिटी में होके भी अगर सदर की सीट मिली है, वो ऐसे अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं, ये मुझे बता अगर टीवी पे उनके पास है, अगर क्या उससे अलग नहीं हो सकते? ये काशिफ साहब सिवाय नूरा कुश्ती के और कुछ भी नहीं है। सारी जमातें एक जैसी हैं। मेरे पास खत्म ना हो जाए। सफदर भाई, मुझे ये दरिया को कूजे में बंद करना है आपने। KPK और जो मरकज की महाजराई है ये बढ़ती जा रही है, ये विच इज अलार्मिंग फॉर मी। 4 जलसे आपने 5 दिनों में कर दिए, और कबायली जो है तमाम एजेंसियों में आप जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं? क्या हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है? और क्या सरमायाकारी के बगैर, ये दूसरा हिस्सा उसके ले लीजिए कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी क्यों नहीं आ रही है? हमारा जो पाकिस्तान है बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कोई इन्वेस्टर, बल्कि जो यहाँ पर थे माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे लोग, वो भी वाइंड अप करके चले गए। देखिए काशिफ भाई, हम अपने हुकूक चाहते हैं, हम दहशतगर्दी को अपने तरीके से खत्म करना चाहते हैं। हमें यह हक मिलना चाहिए कि हम दहशतगर्दी को अपने तरीके से खत्म कर दें। सेकेंडली, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे तो इसके लिए नेगोशिएट भी तो हो सकता है बैठ के जी। करेंगे तो हम यही कहते हैं ना कि हमारे साथ बैठ जाए। हम दहशतगर्दी को खत्म करना चाहते हैं, अपने तरीके से खत्म करना चाहते हैं। सेकेंडली, ये जो हम इस्लामाबाद आ रहे हैं या अगर आना चाहते हैं, तो आप पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे से पूछ लेना, जब बिलावल कराची से निकला था और शायद दस्तूर तक पहुंचा था, कितनी गोलियां उस पर चली, कितनी शेलिंग उस पर हुई, कितनी उसको तकलीफें पहुंची। फिर मरियम नवाज से पूछे जो लाहौर से निकली थी और शायद दस्तूर तक। सफदर यूसुफ सही साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप एक आइडियल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वफाकी वजीर दिफा खुद कहते हैं कि जी इस वक्त हाइब्रिड रिजीम है, तो उसमें ये आपको फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं? देखे, अगर ये हाइब्रिड रिजीम है, ये जो भी है, हम अपने हक के लिए निकलेंगे। हमारा मुल्क है, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। हम निकलेंगे अपने हक के लिए। हम इस्लामाबाद भी आएंगे, हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी। लेकिन उसमें आप जो तशद्दुद एलिमेंट है उसको निगेट करके करें ना जी प्रोटेस्ट पे। खेत में है, ये हमारे दोस्तों का ये जो है एतराज ये है कि पीटीआई जो प्रोटेस्ट करती है उसमें वायलेंस होता है। हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है। हमारे लीडर्स के उनको क्या इत्तला चाहिए? सूबे के वज़ीर आला की मुलाकात
नहीं कराई जा सकती, तो ये कहाँ की जमहूरियत है? और हम थे किधर? ये कहते कि हमारे साथ खड़े हो तो फिर जाओ, आपके खड़े टुंडी होने साहब की जो जगह हमारे नहीं बड़े है। दोस्त हैं, वो ऐसे गवर्नर आ जाएंगे, गवर्नर राज लगा देंगे। आपकी असेंबली ना करारदाद दे, कोई और तरीका निकाल लेंगे। आइन तो अब उनके हाथ में ना, 2/3 मेजोरिटी भी है। देखिए, हम आइन को हाथ में नहीं ले रहे, हमें आइन कहता है कि आप आईनी तौर पर एहतजाज कर सकते हैं। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे जब तक हमारे सूबे के मसाइल, हमारे पार्टी के मसाइल, हम इस मुल्क में जमहूरियत के मसाइल, इस मुल्क में अदालती इंसाफ के मसाइल ये हल नहीं होंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये हमारा कानूनी हक है। मरियम नवाज ने किया है, नवाज शरीफ ने किया है, बिलावल ने किया है, हमने इनको फैसिलिटेट किया है। हमने फजल रहमान को पानी और बिस्तरे भिजवाए थे कि आपके वर्कर को सुकून हो। आपको तो नहीं, वो इतना स्पेस तो आपको नहीं मिल सकता ना। वो अगर सपोज आपकी बात में मान लेता हूँ, let us put our problems in front of you, और फिर आप करें जो हल कर सकते हैं, करें जो नहीं कर सकते, हमें जवाब दें। इसका हल क्या है? हम पे गोलियां क्यों बरसा अच्छा चले, मुझे वन लाइन आंसर दे दीजिए, इसका हल क्या है? जो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है, जो आपकी केपीके और इसकी मरकज की जो रिफ्ट है, कौन रोल प्ले कर सकता है? इमाम नवाबजादा रसूलुल्लाह जैसा शख्स कहां से लाए? समझ नहीं आपकी समझ। लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूंगा, केपी की अगर इजाजत हो तो। जी जी, काशिफ साहब, लॉ एंड ऑर्डर की मुझसे क्वेश्चन ये है, मुझसे मुझसे ये है कि पिछले लाहौर से गाड़ी चोरी होती है, पेशावर में जाती है, पुलिस छापा लगाती है, सामने मुल्ज़िम बैठा हुआ है। ये तो बड़ा पुराना मैं बताता हूँ कि वो कहते हैं कि ये 7 बंदे आए हो, 14 बंदे, 14 को अभी मार दूंगा, यहां से निकलो। ये केपी की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है। तो अपने मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर को हम पोजीशन सही करें, लोगों को सुकून दे, गुंडागर्दी, सत्ता माफिया, उधर सेटा, वो भी ऐसे मुल्क करते हैं। ऐसा मुल्क होता है जितनी केपी में। एक मिनट, सॉरी जी, मुझे तो मौका में जानने का बोला, अगर 1 मिनट मुझे दे दे, आपकी पार्टी का ये देखे, मेरी बात सुने। हमें जो नुकसान, गरीब आदमी को नुकसान हो रहा है, देखिए, सॉरी जी, जिनको खामोश कराना भी। मैं आपको 1 मिनट दूंगा, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, उनको बात करने दीजिए। देखें भाई, जरा उनका स्टांस दे लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मुल्क को पुरअमन करे, सरमायाकारी आए, मुल्क में बेरोजगारी खत्म हो, क्राइम खत्म हो। केपी में जो गोवा की वारदातें हैं, वहां कानून को पुरअमनी लेके आए, अपने सूबे को कोशिश करें, हम आपको वेलकम करें, हमें खुशी हो। हमें ये जब से आप आए हैं, मुल्क में इक़्तिदार में है नहीं है, मुल्क का इमेज खराब, मुल्क का इमेज खराब, और मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। मुल्क की मुझे बताइए, इमेज खराब हो गया जो खरबों डॉलर से नहीं मिल सकता। ज़रा साहब, अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, टाइम रनिंग आउट, रनिंग शॉर्ट। ये मुझे बता दीजिए कि क्या हुकूमत के खिलाफ, क्या आप केपीके को बर्बाद करना चाहते हैं? मेरा लास्ट क्वेश्चन है सफदर भाई, ज़ाहिर है बिजनेसमैन है आप, पाकिस्तानी भी हैं, तो ये जो SIFC अनफॉर्चुनेट है कि हमें 3 साल पहले कहा गया था कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है, $25 अरब इधर से, 25 उधर से। कोशिशें भी हुई, आर्मी चीफ ने भी कोशिशें की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, नायब वजीर जो है वजीर आजम वो भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो $100 अरब तो नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जो कुछ कंपनियां थी बड़ी इंटरनेशनल, वो भी वाइंड अप कर गई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा वो यामाहा कंपनी थी, और बहुत सारी कंपनियां, एक तवील लिस्ट है। तो ये हम एज ए रियासत कहाँ खड़े हैं? और ये फिर अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहेगी, लोकल इन्वेस्टर हमारा जो है वो बाहर भाग रहा है, उसको पता नहीं क्या, वो जाहिर है कि सिक्योरिटी है। पहले तो मैं ये बात करूंगा, जो आपने इनसे सवाल किया, तो इंडिया ने वहां पैसा, वो ज्यादा जल्दी बिक जाते हैं, ये बात याद रखिएगा अफगानी, और उन्होंने पैसा लगाया, खूब पैसा लगा के उनको खरीद के अपने मुफादात पूरे किए। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो 1979 से ऑनवर्ड्स उनके ऊपर बड़ा कुछ लगाया हमने। नहीं, हम वो फिजिकली जो पैसा होता है, सबसे बड़ा सरमाया जो पैसा ज्यादा। हम दूसरी बात में मानता हूँ इसके वाले से, देखिए SIFC जो बनी है, ये एक बारिश का पहला कतरा है। ये आज से कुछ 70 साल पहले बनी होती, तो आज कंडीशन कोई और होती। हमें उसमें कामयाबियां मिली SIFC का, मैं खुद मेरा वहां स्टडी करता हूँ। SIFC बनने से
लोगों का इत्मीनान बहाल हुआ, लोग आने शुरू हुए हैं। बजाय उससे पहले कुछ रास्ता ही नहीं था, कोई दरवाजा ही नहीं था, बंदा पैसा लेके आए किधर जाए, कहां जाए, कहां जाए। इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको डिवीजन लेवल पे लेकर आना चाहिए, साहब आपकी बात से लेके आना चाहिए, ताकि लोगों को देखे ये बात, एक बंदा पैसा लेके आना चाहिए पाकिस्तान में, तो यहाँ तो कहां लेके आए, यहाँ तो आपको एनओसी नहीं मिलते। तो इसको ठीक करने की जरूरत है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ये एक अच्छा कदम है और मुस्बत कदम है। 2022 अप्रैल के बाद 3.5 साल से ज्यादा हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी, इवन सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन लोगों से वो भी नहीं पूरी हो सकी। आप समझते हैं मुल्क जैसे बंद करे, कितना मर्जी पैसा ले, हमारी इकोनॉमी का हाल है, ग्रोथ रेट है, हम और ज्यादा वेट कर सकते हैं। ये बात तो ऑब्वियस है कि जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम मूव ऑन नहीं करेंगे। ये सोचना चाहिए उस पार्टी को जो करने का रही है, सोचना चाहिए उस पार्टी को मुल्क के लिए कि हम एक इब्तिदा के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। आपको सुबह मिला, काम करें, आगे चले। ये इमेज की वजह से मसाइल है, इमेज की वजह से। आप मुल्क आज इमेज बेहतर कर ले, जैसे दोबारा कर ले, पाकिस्तान बड़ा तकरीर है। आप ओवरसीज को नहीं संभाल सकते, दूसरे मुल्कों की बात है, ओवरसीज बहुत पैसा लेकर। मुझे ये बता दीजिए, वन लाइन आंसर दे दीजिए, क्या पाकिस्तान के अवाम जो है हुकूमती पॉलिसियों से मुतमईन? मैं कहता हूँ मुल्क बेहतर है, पहले बहुत बेहतर है, रवा है, पटरी के ऊपर चल रहा है। हल साहब ये मुझे बताइएगा कि ये जो इस वक्त पोजीशन है, पॉलिटिकल जो है केओस है इस मुल्क में, और अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए हम वी आर स्टार्विंग फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर भाग रहा है, तो इस पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? इसकी रीजन बता दीजिए, इसका सोल्यूशन बता दीजिए। देखिए, SIFC जो है उसका जो बुनियादी मकसद था बनाने का वो था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आनी है, और SIFC को बने 3-3.5 साल हो गए हैं। और आप देख लें, आप रिकॉर्ड चेक कर ले, मैं रिकॉर्ड की बात करता हूं कि मौजूदा साल में सबसे कम जो है बैरूनी सरमायाकारी हुई है पाकिस्तान में। आप 25 साल रिकॉर्ड उठा के देख लें। और जब ये जो जिस मकसद के लिए बनाई गई वो मकसद पूरा नहीं हो सका, बल्कि यहां से जो है ताजिर जो है वो छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं कि वहां उस तरह की इन्वायरमेंट ही आप नहीं दे पा रहे। एक चीज बड़ी अलार्मिंग है, जो खतरनाक है, कि जो गवर्नमेंट का 6 माह पहले ऑफिशियल जो आया था हमारे पास हैंड आउट था, वो ये था कि 3.2 मिलियन जो है हमारे यूथ जो है ऑफिशियली बाहर जा चुका है मुल्क छोड़कर पिछले 2 से 2.5 साल में। अभी अगला आएगा 2026 में 25 लाख लोग जा रहे हैं। और शेख साहब ये जो डाटा है ये वो है जो मतलब लीगल तरीके से गए हैं, और कारखाने बंद हो रहे हैं। आप कारखाने बंद हो रहे हैं और अवाम बेचारी जो है वो फाकों पे मजबूर है। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, चाहे वो इक्तदार, पार्लिमान का इक्तदार हो या ब्यूरोक्रेसी हो, जहां भी फैसला बता दीजिए मुझे। मुल्क का इमेज ठीक किया जाए, जैसे बंद किया जाए, मुल्क में साफ प्रोवाइड किया जाए, बात करते हैं बेहतर इमेज पटरी पे चलाने के लिए वो तो फिर वन पार्टी, लेकिन उसमें पहली बार मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क इसी तरह चलेगा, मुल्क इसी तरह नहीं चल सकता, इसी तरह नहीं चल सकती। आप देखें, दुबई की मिसाल अगर आप इन्वेस्टमेंट लानी है तो आप अपनी यहाँ पे जो आपके पास तेल इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, यहाँ पे तो लोगों की कास्ट आपके पास सब आपके पास एक सेक्टर बचता था, वो था एग्रीकल्चर, आपने उसको भी ठीक हो गया। सफदर भाई मुझे बताइएगा, ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है आपकी, जो है नेशनल ड्यूटी भी बनती है कि आपकी पॉलिटिकल जमात जो है बहुत सारी चीजें पीछे रखकर एक बड़े डायलॉग के लिए जो है वो बैठे हुकूमत के साथ, जो नेशनल इश्यूज है कम से कम उसके ऊपर तो जाहिर है कि आपको एक होना चाहिए, स्पेशली इकोनॉमी और आपकी सलामती, जो सोवरेनिटी की बातें हैं उनके ऊपर होना चाहिए। तो ये इख्तलाफात आपको खत्म करने पड़ेंगे, फिर ही मुल्क आगे बढ़ेगा। देखिए काशिफ भाई, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। हम बैठना चाहते हैं, लेकिन अगर बैठने की जगह दे दी जाए, ये सिर्फ मीडिया कहते हैं, हमें सीरियसली ये ना बैठने का कहते हैं ना हमें स्पेस देते हैं। सबसे अच्छी गुडविल जेस्चर ये होती कि सुहेल अफरीदी को मुर्शिद इमरान खान के साथ मिलवा लेते, वो कैबिनेट बना लेते, उधर से एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती। आपने उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि आप ना हम इधर कैबिनेट बना सकते हैं, ना हम कोई पॉलिसीज बना सकते हैं।
तो अगर हमें अलाउ ही नहीं कर रहे कि हम आपके साथ चले तो हम किस तरह चलेंगे? अच्छा, मुझे सफदर भाई ये बताइएगा कि जाहिर है कि आपके ऊपर बाइंडिंग भी है, साकिब निसार का एक डिसीजन था मियां नवाज शरीफ के केस में कि आपको कैबिनेट बनानी है, अदरवाइज जो वजीर आला या वजीर आजम का जो डिसीजन है वो जाहिर है कि वो उसको जो है लेजिटिमेट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक कैबिनेट उनकी ना हो। तो ये भी तो हो सकता था कि आप अपनी कैबिनेट बना लेते और जब इमरान खान से मुलाकात होती अपनी कैबिनेट को रीशफल कर लेते। देखिए काशिफ भाई, ये बात समझने की है, ये पार्टी इमरान खान की है और तमाम वर्कर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की बात को ही अहमियत देते हैं। अगर सुहेल अफरीदी इमरान खान के राय के बगैर कैबिनेट बनाएगा तो वर्कर में ये ऑफिशियली तो बेइंतहा अनपॉपुलर हो जाएगा। ये होता है काम। ये जो दो पार्टियां हैं, ये जो दो पार्टियां हैं, ये चाहती है कि इंतशार हो, उनकी लीडरशिप की मकबूलियत कम हो, तो यही चाहते हैं इंशार में बचाना है। अगर ये लोग मुल्क को आगे लेके हल क्या है? सोल्यूशन बताइए सफदर भाई, सफदर यूसुफ भाई साहब, सोल्यूशन बताइए, क्योंकि अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि हम पिछली 3 दहाइयों से देख रहे हैं। ये है कि माइट इज राइट को छोड़ के आईन और कानून की बालादस्ती को एक्सेप्ट करके तमाम पार्टियों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन वो कानून तो जाहिर है कि उनके पास, देखें उनके पास अब 26वीं आईनी तरमीम के पास दे गॉट 2/3 मेजॉरिटी, तो वो तो जो उनको दिल करेगा वो आईन बनाएंगे, कानून बनाएंगे, आपको ओबे करना उसको। चल तो फिर जिस तरह एक दोस्त ने कहा, तो फिर एक कानून बना ले कि पाकिस्तान में जो 2 पार्टियां हैं, जरदारी पार्टी और पीपल्स पार्टी, ये अगले 500 साल तक पाकिस्तान पे हुकूमत करेंगे और बाकी सब लोग जो है ना इनके इशारों पे। राइट, आपका ठीक आ गया। एक छोटी सी बात देखिए, एक मुलाकात को इन्होंने वफाक ने क़यामत बना ली है, कोई इसमें आईनी कानूनी रुकावट नहीं है, आप मुलाकात करा दे, इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, उसके पीछे ताकि मामला चल सके। हरल साहब, उसके पीछे हाइब्रिड जो रजीम है, उनकी जो जिद है, सिर्फ जिद भी है, लेकिन वो जो करना चाह रहे हैं उसकी भी कॉन्ट्राडिक्शन है ना, वो लंबी गेम है, अब टाइम खत्म हो गया। मुझे ज़रार साहब ये बताइए, मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है खराब होने की असल वजह क्या है? कुछ जो कम इल्म लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी स्मगलिंग पे थोड़ा सा हाथ डाला, ये किया वो किया। मेरे ख्याल में ये मामला कुछ और है, मुझे बताइए। देखिए जी, उसमें बेसिकली इंडिया के जो कौंसल खाने हैं, जो वहां पे दहशतगर्दी की फैक्ट्रियां हैं, बेसिक रीजन वो ये है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब। लेकिन साहब वो तो पिछले 15-20 साल से ये कर रहे हैं ना काम जी। नहीं जी, अब वो है ना। अच्छा, उसमें उन कौंसल खाने को खुलने देने में और अफगानियों को अपने से दूर करने में आप नहीं समझते कि हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी का हाथ है? नहीं, हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी का हाथ, क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल या फिर अभी जो है ये वहां से फ्लाई करके दुनिया में जाते, वहां क्यों नहीं जाते थे? नहीं, वहां पे पहली बात तो यह है कि जनाब जो अफगान, सर मुझे बात करने दे, अफगानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत थी, उस हुकूमत जब आई है, उस हुकूमत को ये इंस्ट्रक्शन थी कि उसने वहां पे तमाम लोगों को साथ मिला के एक बनानी, ये आर्जी हुकूमत है, और आर्जी हुकूमत के साथ हम क्या कर, तालिबान हुकूमत ओबे करेगी जंगबंदी को? कराना पड़ेगा, हमें कराना पड़ेगा सर, वो तो हमें कराना पड़ेगा। जो तरीका कर अपनाया बिल्कुल सही है, उनको कराना पड़ेगा। आपका ले रहा हूँ जी, पाकिस्तान से फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा मैन हैंडल किया है। देखिए असल बात, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए असल बात ये है काशिफ भाई, यहाँ पे जो भी अफगानी था वो हमारी इंटेलिजेंस लीक करता था, भारत को हमारी इंटेलिजेंस बेचता था, और ये रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है। और इस हवाले से जो अफगान अथॉरिटी है वो नहीं मानती थी, हाल मुज़ाकरा सामने हमने ऐसे एविडेंस रखे हैं कि उनको मानना पड़ेगा। जी सफदर भाई, पाकिस्तान पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा मैन हैंडल किया है। किसने किया? नई हुकूमत आई थी, आप पे भी इल्जाम लगता है कि अगेंस्ट थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ था, तो इनको हमने अपने साथ मिला के अफगानिस्तान में जो हम करना चाहते थे, TTP का खात्मा वगैरह वगैरह, हम इनसे करा सकते थे, हम इनको फैसिलिटेट कर सकते थे, हम इनको अपने PTI को प्रमोट किया इन्होंने, एहसानुल एहसान को इन्होंने रिलीज किया, बहुत ज्यादा मैन हैंडल किया PTI ने। राइट, आप आ गया आपका, रिवाइव इट और इसको इस पे नजरसानी करें। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का और
सफदर यूसुफजई का बहुत शुक्रिया। वीवर्स, आपने आखिर कब तक हमने कोशिश की कि पॉलिटिकल जो इस वक्त हैपनिंग्स हो रही हैं आज़ाद कश्मीर में KPK और मरकज़ के दरमियान जो महाजराई है, हमें आदत हो गई है पाकिस्तान में इस किस्म की महाजराई। और मैंने तो बहुत से ऐसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी तो मैंने पंजाब हाउस और सिंध हाउस में इन लोगों को सुबह लड़ते और रात को इकट्ठे बैठते भी देखा और गप्पे भी लगाते देखा। वो अफसोसनाक हकीकतें थी। तो हमने कोशिश की कि आप तक जो एक्चुअल बात है वो पहुंचा सके। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शब 10 बजे तक। अल्लाह।